तो यो स्टॉक्स के साथ जुड़ चुके हैं आप और हम आपके सवालों के जवाब अब आने वाले वक्त में देंगे। दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सवाल पूछें कैसे, ये तरीका आप सबसे पहले जान लीजिए। तो करना कुछ नहीं है, ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। सोशल मीडिया यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो वहां पर भी सवाल भेजिए, और यूट्यूब पर ये शो लाइव देखते वक्त भी कॉमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप ड्रॉप कर सकते हैं, हम उन सवालों के जवाब देंगे। याद रखिए, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने खरीदारी की है और कितनी संख्या में आपने शेयरों को परचेज किया है, ये बताइए। और आखिर में नजरिया जरूर बताइए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, किस नजरिए से आपने उस शेयर में खरीदारी की है। उस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको राय देंगे। चलिए, इन सब के बीच में अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल साहब। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तैयार हो जाइए। सबसे पहले मार्केट पर एक नजरिया आपसे लेंगे। तो हम बाजार में मजबूती देख रहे हैं, निफ्टी 25,950 के पार इस वक्त नजर आता हुआ। बैंक निफ्टी 400 अंकों की तेजी अभी भी कायम और यहां पर 58,925 के स्तर पर कारोबार करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी लगभग आधा % की मजबूती हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रही है। तो रत्नेश जी बताइए, बाजार पर आपका नजरिया आज के दिन में। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में एक अलग आउट परफॉर्मेंस चल रही है, क्या किया जाए आज के दिन में? दोनों ही इंडेक्स पर रणनीति चाहिए हमें। वेरी गुड आफ्टरनून दुष्यंत, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल जिस तरह से मैंने मॉर्निंग कोना पे भी कहा था, अभी आपने शो में ऑप्शन के चैम्बर में मैंने दिया कि बैंक निफ्टी में बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, वो कंटिन्यू हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर पहले बैंक निफ्टी देखे तो इसने ऑल टाइम हाई नया फ्यूचर यहाँ पे ऑलरेडी बना चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी नए जोन में जाने की तैयारी है। आज अगर हमको ये 58,900 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 59,300 59,500 के हमको लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में जिनके ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल स्टॉप लॉस ट्रेल करके पोजीशन को अपने होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग साइड के पोजीशन को। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनता है वो 58,500 का एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। उस स्टॉप लॉस से इस पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से मैंने कहा 59,300 500 ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। और निफ्टी भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, स्पेशली अगर निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो एक 26,080 का एक यहाँ पे सप्लाई जोन ले रहा है। अगर उसके ऊपर निकलती है तो मुझे ऐसा लगता है 26,150 26,200 की तैयारी यहाँ पे हम निफ्टी के लिए कर सकते हैं। तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति में बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पे 25,950 25,920 ये काफी एक अच्छे सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे जब भी आता है तो यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर जरूर खरीदारी करे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठेगा। 25,850 25,800 ये काफी अच्छे सपोर्ट लेवल रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि आसानी से इस वाली वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी हमको ये ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे। एक बार 26,080 के ऊपर निकलेगा तो जिस तरह मैंने कहा 26,200 26,150 ये टारगेट हमको आते हुए दिख जाएंगे। बिल्कुल रत्नेश जी का बैंक निफ्टी और निफ्टी पर ये रणनीति। लेकिन अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए विकास, कौन सा सवाल है आपका? मैडम नमस्ते। गुड आफ्टरनून। मैडम मेरे पास BL, HBL और रेणुका शुगर के शेयर है। ओके, BEL के क्या प्राइस है आपकी? 100 रुपए की खरीदते हैं 50 शेयर। और मैं कम से कम 10 साल तक रखना चाहता हूँ उसे मैं। अच्छा, 2023 के लेवल की खरीदारी और काफी अच्छे मौके पर आपने सही स्टॉक पकड़ा है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से, क्योंकि आपके लेवल से 4 गुना से ज्यादा चल चुका है शेयर। और डिफेंस स्टॉक में हमने अच्छी खासी तेजी पिछले कुछ सालों में देखी है, पिछले 2 साल की खासकर बात करें तो। और आपने जो स्टॉक पकड़ा है बेहतरीन स्टॉक BEL, आपके पास 100 शेयर हैं और सॉरी आपके पास 100 रुपए पर भाव है और 50 शेयर हैं। और मेरे पास HBL भी 50 शेयर है 96 के भाव पे। ओके ठीक है, HBL तो हमारी कवरेज में नहीं है, लेकिन BEL पर हम आपको राय दिला सकते हैं। रत्नेश जी बताइए, BEL मुनाफा होता हुआ इस वक्त इनको क्या रणनीति होगी आगे के लिए इस शेयर पर? बिल्कुल काफी अच्छा इसमें आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला ना, काफी निचले स्तर से ले रखा है। शेयर की संख्या भी 50 है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं, अपनी पोजीशन को ट्रेल करें। स्टॉप लॉस इनका नजरिया काफी लंबा है जिस तरह से इन्होंने जिक्र करा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये पोजीशन को होल्ड करें। 380 रुपए के स्टॉप लॉस से ऊपर आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हमको 500 रुपए के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
तो इस वक्त की सबसे अहम खबर भी आपके सामने आ रही है। ग्रो का जो मार्केट कैप है वो किस तरह से 1 लाख करोड़ के पार जाता हुआ आप देखिए। ग्रो में एक जबरदस्त इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इस वक्त 12% से ज्यादा का रिटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। ग्रो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार, शेयर पर इंपैक्ट देखिए लगभग 12.5% के ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ और अपने आप में ग्रो ने जो है उसकी ग्रोथ जो है वो साफ तौर पर एक अलग ही स्तर पर देखने को मिल रही है। हालांकि जाहिर सी बात है कि इसमें टेक्निकल जो डेटा है वो बहुत ही लिमिटेड फिलहाल है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बाकी पहलुओं को देखें तो आएंगे हम साफ तौर पर रत्नेश जी आपके पास। मैं मानता हूं कि टेक्निकल डेटा कम है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार जा चुका है और जिस तरह की रफ्तार देखने को मिल रही है, जिस तरह की ग्रोथ में एक फ्यूल देखने को मिल रहा है, इन सारे पहलुओं को देखते हुए, इनके बिजनेस को देखते हुए और जिस तरह से इन्वेस्टर इंटरेस्ट बना है, इन सबको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है, काफी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ग्रो में अभी देखिए कैपिटल मार्केट का जिस तरह से स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस वगैरह काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्मेंस का बना रह सकता है। लिस्टिंग के बाद में ये इसने काफी अच्छा पिछले 3-4 दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। आपने इस तरह का टेक्निकल मेरे पास में डेटा कम है, पर मुझे जो भी डेटा अवेलेबल है मुझे उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अभी अगर जिन्होंने आईपीओ में लगा है, जिन्होंने लिया है निचले स्तरों से, तो अभी इसको बने रह सकते हैं 150 रुपए के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को होल्ड करे। जो मैं देख पा रहा हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 180-200 के टारगेट जल्दी हमको इसमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो ये रफ्तार यहां नहीं थमने वाली। 180-200 के लक्ष्य जो हैं वो इस रफ्तार के आधार पर और तमाम कारोबार और बाकी फंडामेंटल के लिहाज से आसानी से आने वाले वक्त में नजर आ सकता है। चलिए एक बार और कॉलर्स पर जाते हैं और पंकज जी हमारे साथ इस वक्त नागपुर से बने हुए हैं। पंकज जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ एकदम। नागपुर में थोड़ी थोड़ी सर्दी तो पड़ रही होगी अब तो, हल्की हल्की। जी हाँ, बहुत ठंड है सर। अच्छा, ज्यादा ठंड हो गई? बहुत ठंड हो गई। क्या बात है, क्या बात है। चलिए तो हमें बताइए पंकज, क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास IRFC का स्टॉक्स है, अभी लिया है मैंने लास्ट वीक। ठीक है। 122 रुपए का मेरा एवरेज है। 44,444 क्वांटिटी है। ओके ओके। और साथ ही SW सोलर है 1247, 270 रुपए का बाइंग। ठीक है, 270 आपने SW सोलार लिया हुआ है। ठीक, जी जी। ऊपरी स्तरों की आपकी SW। दोनों पे नजरिया बता पाएंगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सर लॉन्ग टर्म है सर। लॉन्ग टर्म, चलिए 2 साल का। ठीक है। रत्नेश जी, लॉन्ग टर्म का नजरिया 122 रुपए पे इन्होंने IRFC खरीदा हुआ है और इनके भाव के आसपास ही है। 44,000 से ज्यादा शेयर इनके पास है। इसके अलावा 1247 शेयर इन्होंने लिए हैं 273 के भाव पे स्टर्लिंग एंड विल्सन यानी SW सोलार के। हमें बताइए क्या राय होगी? हाँ, IRFC देखिए तो इन्होंने थोड़ा सा लेवल तो ठीक है इनका, पर क्वांटिटी जिस हिसाब से ज्यादा है, पर इनको मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे अब एक कंसोलिडेशन बेस बनाने की जरूर कोशिश करा। बहुत नियर टर्म में तो इतनी जल्दी तेजी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। 115 रुपए का एक स्टॉप लॉस बन रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऊपर में 128, 132 ये कुछ टारगेट अभी नियर टर्म में दिखाई देते हैं। जब तक 135 से ऊपर नहीं निकलेगा, इसमें कुछ रिवर्सल पोजीशन नहीं है। उसके बाद में 145, 150 के टारगेट दिखेंगे, तो मेरी सलाह 115 रुपए के स्टॉप लॉस से थोड़ा सा होल्ड करे। ऊपर आता है 128 के आसपास में थोड़ा जरूर मुनाफा इनको यहाँ पे बनना चाहिए। SW सोलर में देखिए तो इसमें कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है। अभी यहाँ पे किसी भी तरह की तेजी का मोमेंटम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 218 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कहीं पे भी 255-60 आ जाए तो वहां पे निकलना चाहिए। अभी बहुत बड़ी तेजी SW सोलर में नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और अगले लाइव कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अरुण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून अरुण, बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? गुड आफ्टरनून मैम। जी हेलो जी, बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? मैडम, मेरा सवाल है फोर्टिस पे। मैंने फोर्टिस लिया है शेयर, 61 शेयर मेरे पास है। हेलो मैम। कौन से प्राइस पर है आपके सवाल? बताइए बताइए, सुन पा रहे हैं हम आपको, आप अपना पूरा सवाल बताइए। हाँ, मेरी आवाज जा रही है क्या? जी
हाँ 61 के शेयर है मेरे पास 758 के प्राइस पे। 758 की प्राइसिंग है आपकी और जी। 61 शेयर है पहले- आपके पास फोर्टीज हेल्थ के। जी बिल्कुल, कब की खरीदारी है और कौन से कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हैं ये स्टॉक? मैडम ये 6 महीने तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। बिल्कुल, 6 महीने का नज़रिया है आपका। और फोर्टीज हेल्थ पिछले 6 महीने की बात करें तो 37% का एक अच्छा खासा जंप, और जहां पे आपने भी खरीदारी की है आपने काफ़ी अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। 1100 के लेवल पर इसने एक 52 वीक हाई बनाया और वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो स्टॉक पर दिखाई दे रहा है। रत्नेश जी बताइए, फोर्टीज हेल्थ केयर सेक्टर की काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है, इस पर क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? बिल्कुल एक अच्छा इसमें मोमेंटम हमको देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। इसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा स्ट्रेच है चार्ट पे ये। इनको पोजीशन जो इनकी है 900 रुपए के स्टॉप लॉस से बस होल्ड करना चाहिए। मुझे उसके नीचे थोड़ा सा इनको मुनाफा जरूर वसूल करना चाहिए, क्योंकि अब जब तक ये 980 रुपए के ऊपर नहीं निकलता थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। उसके बाद में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल हमको देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन ये जो है खत्म होगा तो 900 रुपए के नीचे आने पर मेरी तरफ से मुनाफा वसूली की सलाह देगी। आपको मुनाफा वसूली की सलाह यहाँ पर साफ तौर पर मिलती हुई। अगले जो दर्शक हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं और संजय मसोटकर का सवाल लेते हैं अमरावती से। यूट्यूब के जरिए इन्होंने सवाल हम तक पहुंचाया है और टाटा टेक पे राय जानना चाहते हैं। और टाटा टेक में इनकी बाइंग प्राइस रत्नेश जी 1030 रुपए की है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की टाटा टेक में इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहाँ पर इनको 17,400 के ऊपर का नुकसान होता हुआ। बताइए क्या सलाह होगी संजय को टाटा टेक पे? हाँ, बिल्कुल टेक्निकली चार्ट में भी किसी तरह की तेजी की नियर टर्म या शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में कोई तेजी की यहाँ पे उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। एक कंसोलिडेशन चल रहा है, अभी काफी निम्न स्तरों पे अपने निचले स्तरों पे आ चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 650 के नीचे जाता है तो ही थोड़ी सी इसमें गिरावट बढ़ेगी। तो वो एक स्टॉप लॉस अगर ये रखना चाहे रखना, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ले रखा है उसके बाद में इन्होंने कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो मुझे नहीं लगता स्टॉप लॉस को बहुत जैसा फॉलो करते हो, तो फिर भी एक 650 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरी तरफ से। अभी बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं, कहीं पे भी अगर 730-40 के ऊपर निकलता तो एक बार 780-800 तक आएगा, तब वहां पे कुछ इनको थोड़ी सी रिवाइज करना चाहिए अपनी पोजीशन। बिल्कुल, तो रिवाइज करने की सलाह अपनी पोजीशन को यहाँ पर दी जा रही है रत्नेश जी की ओर से। लेकिन अगले कॉलर भी हमारे साथ यूट्यूब से हैं। संजय ने सवाल पूछा है, महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं ये, और टाटा टेक पर सवाल है इनका। तो सॉरी, संदीप का सवाल है हमारे पास, और मेड प्लस का शेयर है इनके पास और इनकी क्वांटिटी है 350 और जो इनका बाइंग प्राइस है वो 925 रुपये। इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे आ चुका है शेयर, जो मोमेंटम है 4 रुपये से ऊपर का है, और जो इनकी बाइंग प्राइस है वो भी 925 रुपये की है। तो अभी जो है वो 785 पर शेयर कारोबार करता हुआ। रत्नेश जी बताइए क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? मैं हर बार एक सलाह देता हूँ अपने जितने कॉलर है शो पे कि स्टॉप लॉस जरूर रखे, अपनी पोजीशन को जरूर रिविजिट करते रहे, चेक कराते रहे। अब यहाँ पे काफी बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 730-740 का एक स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पे कंसोलिडेशन चलता रहेगा। अभी बहुत जल्दी तेजी नहीं है, कहीं पे भी 850 के ऊपर निकलता है और फिर इनके पास में अगर निवेश के लिए थोड़ा पूंजी है तो एवरेज करने की सलाह रहेगी वहाँ पे। अभी तो एक स्टॉप लॉस लगा के अभी पोजीशन को होल्ड करें। बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है मेड प्लस हेल्थ में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। बहुत सारे सवालों का सिलसिला हमने शुरू कर लिया है और बहुत सारे जवाब समाधान आपको मिल गए हैं, लेकिन एक बार फिर से दोहरा देते हैं। ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके हम तक अपना सवाल भेजिए। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं तो वहां पर सवाल पूछिए। यूट्यूब पर भी अपने कॉमेंट बॉक्स में सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। इस बीच हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव जी। राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। हाँ, मेरे पास आइशर मोटर्स लिया है मैंने, 200 शेयर है। ठीक है। द रेट ऑफ 7085। सो आई वांटेड टू नो उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया। ठीक है, शॉर्ट टर्म का नजरिया आपका?
जी हाँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म का नजरिया, लेकिन काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी रत्नेश। 7,085 ये स्तर है इनकी खरीदारी का, और इस वक्त 6,778 के भाव पे चल रहा है। 200 शेयर है। हालांकि आयशर मोटर्स में आज हमने देखा है कि एक कहीं ना कहीं मोमेंटम नजर आ रहा है। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें, खासतौर पे कंजम्पशन स्पेस या ऑटो स्पेस, यहाँ पर जो है वो इंटरकनेक्ट एक कहीं ना कहीं रैली साफ तौर पर चल रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एक तरह का कंसोलिडेशन ही था, और पिछले 1 महीने से भी दबाव में था शेयर, लेकिन पिछले 6 महीने का अगर रिटर्न देखें तो लगभग 22.5% चला है ये स्टॉक का। ऐसे में इनकी खरीदारी का जो स्तर है 7,000 के ऊपर का, क्या आपको लगता है कि थोड़ा समय दिया जाए? हालांकि शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो अगर 6 महीने भी दिया जाए, 6-8 महीने, तो क्या इन लेवल्स को पार किया जा सकता है? बिल्कुल, इनका नजरिया थोड़ा शॉर्ट टर्म का है। जो बाकी स्टॉक्स वगैरह ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा ऊंचे स्तर की खरीदारी है। शॉर्ट टर्म का नजरिया तो बिल्कुल थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना चाहिए। इसमें मुझे ऐसा लगता है एक बार कहीं पे भी 6,900 के ऊपर निकलेगा तो फिर मुनाफे में आ सकते हो कि 7,200 7,150 तक के टारगेट इनको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। पर एक स्टॉप लॉस जरूर लगाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से, चूंकि ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 6,550 का कुछ स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे इनको बैठना चाहिए। बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगाकर आपको वेट करना चाहिए आयशर मोटर्स में। ये सलाह जो है वो रत्नेश जी की ओर से आती हुई। लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून प्रेम, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? गुड आफ्टरनून मैडम, मेरे पास आइडिया के 1000 शेयर्स हैं जो मैंने 13 रुपीज 60 पैसे पे खरीदे थे। तो मुझे कितने दिन और वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल, आइडिया काफ़ी अच्छे नतीजे भी रहे हैं, रिसेंटली नतीजे आए जब, लेकिन उसमें एजीआर बकाए की जो रिलीफ है उसकी उम्मीद भी जताई जा रही है। तो उसकी वजह से अगर हम आज देखें तो फ्लैट कारोबार करता हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो 13% का अपसाइड, 1 महीने की बात करें तो 25% का अपसाइड, और अगर 6 महीने की बात करें तो 63% का अपसाइड हमें देखने को मिला है। रत्नेश जी बताइए, काफ़ी सारे लोग हैं जो आइडिया में फंसे हुए हैं, या कुछ लोग ये जो नया मोमेंटम है वो चेस करना चाहते हैं। अभी के लेवल पर आइडिया आपको कैसा नज़र आ रहा है? और जो इनकी खरीदारी है वो 13.5 रुपए के आसपास की है, इनके लिए क्या रणनीति होगी? आइडिया में देख के बिल्कुल सही कहा आपने कि काफी लोग इसमें फंसे हुए, क्योंकि थोड़ा सा बहुत फैंसी आइटम है, और इस तरह के आइटम बहुत ही फैंसी रहते हैं जो थोड़ा सा उनको बोल सकते हैं कि अंडर 10 या अंडर 50 स्टॉक रुपीज के जो रहते हैं वो थोड़ी सी फैंसी रहती है। 13.5 रुपए की खरीदारी है। मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ा सा लंबे समय के बाद में ब्रेकआउट जरूर दिया है इसने, पर हमें पर्सनली बहुत बड़ा मतलब इसमें ज्यादा तेज ऐसा नहीं लगता है। कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत बड़ी तेजी इसमें दिखती है, पर कहीं पे भी एक बार 12 रुपए के आसपास में आता है तो मेरे तरफ से वहाँ पे निकलने की सलाह रहेगी। इनको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है 9 रुपए 80 पैसे की। चलिए, तो जो उछाल आए वहां पर आपको यहाँ पर बिकवाली करनी है, और 9 रुपए 60 पैसे का आपको स्टॉप लॉस बनाकर फिलहाल बने रहना है। चलिए, रत्नेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन कुछ अहम मार्केट ट्रेंड्स को भी हम पकड़ते हैं। आज बाजार का जो हीरो है वो है हीरो मोटो। जी हाँ, हीरो मोटो में आखिर तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, क्या है इसकी वजह, बताने के लिए सृष्टि शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, बताएं हीरो मोटो में ये जो हीरोइक का तेजी नजर आ रही है, इसकी अहम वजह क्या है? देखिए, अहम वजह हीरो मोटो के हीरो बनने की ये है कि उसके नतीजे बहुत शानदार आए हैं, और शानदार नतीजों के बाद जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री और ब्रोकरेजेस का भरोसा भी आते हुए दिखा है। सबसे पहले आपको बता दें कि नतीजे किस तरीके से सरप्राइजिंग रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि कंपनी की जो कुल बिक्री है उसमें एक ज़बरदस्त इजाफा रहा है, EBITDA में 20% का उछाल आया है, और मार्जिन हल्की बढ़त के साथ 15% रहे हैं। ये तो हमने आपको बताया ही था कि मार्जिन जो है वो उम्मीद के मुताबिक है, बट 15% भी आना ऐसे समय में जहाँ पर बाकी सारी कंपनीज एक्सपैंड नहीं कर पा रही हैं अपने मार्जिन, ये हीरो मोटोकॉर्प के लिए काफ़ी सराहनीय है। साथ ही साथ इनकी बात करें ईवी सब्सिडरी की, वहाँ पर किस तरीके से उन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। अब 11.7% पे इनका मार्केट शेयर बढ़ा है, और साथ ही कंपनी ने यह भी बोला है कि त्योहारी सीजन में जो उनकी ग्रोथ रही है वो 16% के भी ऊपर रही है, और इंडस्ट्री से भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के लिए आगे के लिए ट्रिगर्स क्या हैं। तो वहाँ पर कंपनी ने साफ बताया है कि ईवी पोर्टफोलियो में वो आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे, विदेश में लगातार मौजूदगी अपनी बढ़ाते रहेंगे, और साथ ही साथ प्रीमियम बाइक्स पर फोकस बढ़ाने का कंपनी का
पूरा विचार है। अब ईवी बाइक के मामले में जो ओला को इन्होंने पीछे तो छोड़ दिया है, पर साथ ही ईवी घाटा अब कम हो रहा है और FY28 के लिए जो मार्जिन गाइडेंस दी है वो 15.3% दी है। इसी के साथ साथ अन्य काउंटर्स में देखें तो इनके जितने भी ऑफरिंग्स हैं, चाहे वो एंट्री लेवल हो या प्रीमियम सेगमेंट हो, वहाँ पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और अपनी जो गाइडेंस है 14 से 16% की मार्जिन गाइडेंस उसको बरकरार रखा है। पर सेकेंड हाफ में इंडस्ट्री की जो ग्रोथ देख रहे हैं वो 5 से 6% देख रहे हैं और पूरे साल में आप देखें तो एक ग्रोथ इंडस्ट्री की 8 से 10% होने की उनकी उम्मीद जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी कमेंट्री रही है हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से और ब्रोकरेजेस को भी देखिए किस तरीके से पसंद आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 6470 के आसपास के टारगेट्स दिए हैं, वहीं नुवामा ने खरीदारी की राय के साथ 6200 के टारगेट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए एक समय था जहां पर हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी तरीकों से स्ट्रगल कर रहा था, बट जिस तरीके से GST का पुश मिला है, इनके नए जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर भरोसा आया है, EV डिवीजन अच्छा कर रहा है, ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए 1 महीने में तो 2.5% रिटर्न, 6 महीने में 31% और 1 साल में 21% के रिटर्न्स हीरो मोटोकॉर्प दे चुका है। तो जी हाँ, ये ज़रूर अब बन चुका है हीरो। चलिए, हीरो मोटो क्यों हीरो बना, ये तमाम वजहें तो हमने जान ली। फटाफट से रत्नेश जी से हीरो मोटो पर राय भी ले लेते हैं। रत्नेश जी, क्या नजरिया बन रहा है? बिल्कुल, ऑटो सेक्टर में इसने आउट परफॉर्म करा M&M के साथ में, तो बिल्कुल इसमें एक अच्छी तेजी यहाँ पे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे, अच्छा फॉर्मेशन बना दिखाई दे रहा है। आज के सत्र में एक नया ब्रेकआउट है 5700 रुपए के ऊपर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5860 5880 जाने के लिए तैयार है। उसके बाद में फिर अपने ऑलमोस्ट हाई के आसपास में 6150 6100 तक आ जाएगा, तो मुझे जिन्होंने ले रखा है अपनी पोजीशन को होल्ड करें 5650 के स्टॉप लॉस से। हीरो मोटो पर रत्नेश जी की ये सलाह, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी, ET नाउ सुदेश को वक्त देने के लिए और हमारे दर्शकों की जो उलझने हैं वो सुलझाने के लिए। लेकिन फिलहाल इस शो को समाप्त करने का वक्त आ चुका है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अगला है हमारा स्पेशल शो, एक खास शो जो कि आपके है Q2 अर्निंग्स पर। तो कैसे रहे तिमाही नतीजे, यानी कैसे रहे Q2 रिजल्ट, इस पर देखिए हमारा अगला खास शो और हमें दीजिए इजाजत। क्यों प्रशांत? बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ सुदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो रिजल्ट को लेकर, कैसे रहे नतीजे Q2 के। दूसरी तिमाही के नतीजों का सीजन खत्म हो गया है और जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। निफ्टी के अगर हम 50 नंबर्स की बात करें तो ज्यादातर जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। पिक्चर ठीक है, लेकिन क्या ये जो नतीजे हैं बाजार को आगे के लिए एक्साइट करेंगे? यहां से जो Q3 के नतीजे हैं अब वो कैसे आएंगे, किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, कौन से सेक्टर, कौन से शेयरों के नतीजों में हमने सरप्राइज देखा है और इन नतीजों के बाद बाजार में आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीजों पर हम करेंगे चर्चा इस खास शो में और आपकी कराएंगे हम पक्की वाली प्लानिंग। तो Q2 कैसे रहे नतीजे, स्कोर कार्ड भी आपके सामने हम लेकर आएंगे और अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और नतीजों का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और इन नतीजों के बाद कौन से शेयरों में आपके लिए कमाई के शानदार मौके बन रहे हैं, निवेश करके कहां पर आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं, इनके हम करेंगे विशेष चर्चा। और आज के इस खास शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी, शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के नरेंद्र सोलंकी और मार्केट्स स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सोलंकी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए बिहार के जो रिजल्ट है उसने तो इंडिया को बड़ा खुश कर दिया, बाजार के जो नतीजे हैं आप उससे कितने खुश हुए हैं सर? जी गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल, Q2 के जो नतीजे आए हैं वो
ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइंस पे आए हैं। कोई बहुत ज़्यादा शार्प रिकवरी हमें देखने को एक्सपेक्टेड नहीं था Q2 में, लेकिन जो H2 है वहाँ पे मार्केट का एक्सपेक्टेशन काफ़ी शार्प रिकवरी, अच्छी रिकवरी का है। और कोई खास नेगेटिव सरप्राइज भी नहीं आया है, बैरिंग 1 और 2 प्लेसेस जहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस में कट मिला है। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस हो गया एक एग्जांपल। और अगर सेक्टोरली देखें तो जो ऑयल एंड गैस है, मेटल्स है, वहां पे काफी अच्छी ग्रोथ कंटिन्यू देखने को मिली है। एक दो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जहाँ पे हमें बिकॉज ऑफ मॉनसून थोड़ा सा रोल ओवर देखने को मिला है रेवेन्यूज का नेक्स्ट क्वार्टर में। तो इसके अलावा मेजर कोई खास नेगेटिव्स नहीं था, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट अराउंड एक्सपेक्टेशंस है। जो अर्निंग्स और रेवेन्यूज है वो सिंगल डिजिट्स में ही रही है अगर हम ऑयल एंड गैस एंड मेटल्स को हटा दें। और बाकी अगर देखें तो अराउंड 6 to 7% का रेवेन्यू ग्रोथ है, और सिमिलरली 7 to 8% टाइप्स का अपना प्रॉफिट ग्रोथ मिला है। तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशंस के अनुसार है, लेकिन H2 में काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, जो कि डबल डिजिट्स में हो सकती है। ठीक है, H2 यानी कि अब जो समय है यहाँ से लेकर मार्च तक का, उसमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है नरेंद्र जी को, और डबल डिजिट ग्रोथ अर्निंग में आ सकती है, यानी कि 10% से ज्यादा की। मयूर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर जी से भी एक कमेंट लेते हैं, उसके बाद जरा ना विस्तार से समझेंगे कि ये जो क्वार्टर बीता है, नंबर किस तरह से आए हैं। हमने हर एक नतीजे का अलग अलग करके विश्लेषण किया है कि कहां पर नतीजे अच्छे आए हैं, कहां पर मिक्स्ड आए हैं, कहां पर वीक आए हैं और कहां पर अनुमान के मुताबिक आए हैं। वो सारी की सारी लिस्ट भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मयूर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपकी नजर में Q2 कैसा गुजरा है? क्या उम्मीदें पूरी हो गई हैं या उम्मीदों से बेहतर नतीजे आए हैं? आफ्टरनून अभिषेक जी, नहीं तो अर्निंग सीजन काफी रेजिलेंट रहा है, और मेरे हिसाब से आई थिंक अक्रॉस सेक्टर्स एक स्टेबल अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी देखी गई है इन अ क्वार्टर विच वाज सपोज टू बी अ सीजनली वीक क्वार्टर, और जहां पे अर्निंग्स का एक तड़का मिसिंग होना चाहिए था। ऑब्वियसली आई थिंक काफी सेक्टर्स की जो टेलविंड्स है और कमेंट्रीज हैं ये भी सपोर्टिव रहेगी, बिकॉज एज वी हेड इनटू द सेकंड हाफ, और जैसे हम जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं या इवन इनकम टैक्स कट्स, और उम्मीद यही लगाई जा रही है आउटसाइड दैट कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ शुड आल्सो स्टार्ट मिररिंग हाउ द जीडीपी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी विल प्रोबब्ली प्ले आउट। आज वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ भारतवर्ष की 7% के आसपास रखी है। द कंजर्वेटिव एस्टिमेट दैट वी हैव प्रोबब्ली पिक्ड इन फॉर 2 रीजंस। एक, आई थिंक टैरिफ इम्पोजिशंस के वजह से जो ट्रम्प टैरिफ्स हैं उससे कितना इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, उसका शायद एक इम्पैक्ट गवर्नमेंट को अभी भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स डालने की एक ट्रेजेक्टरी में डाल रहे हैं। बट इफ दिस रेजोल्यूशंस टेक प्लेस, आई थिंक जितनी भी एक जीडीपी पे हिट एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होने वाली थी, आई थिंक उसमें एक शायद एक अपसाइड पोटेंशियल बचती है। और अगर इकोनॉमी इटसेल्फ स्टार्ट्स ग्रोइंग इन एक्सेस ऑफ 7%, आज हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक स्लगिशनेस शायद रह सकता है फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोइंग इन हायर सिंगल डिजिट्स, ये शायद तब्दील हो इन हायर डबल डिजिट्स या मिड डबल डिजिट्स, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड सपोर्टिव मार्केट को लेके और वैल्यूएशंस को लेके। तो मुझे लगता है आई थिंक नतीजे अब तक जो आए हैं ये रीजनेबल थे, रेजिलियंट थे, और सेकंड हाफ में जैसे इंप्रूवमेंट शायद देखी जाए इनकी कोर सेक्टर्स, और अगर जैसे मैं कह रहा था मैक्रो फैक्टर सपोर्ट करे, तो अर्निंग्स का तड़का अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैक्रो फैक्टर्स वर्किंग इन फेवर, ये शायद मार्केट्स के लिए टेलविंड्स बन के उभर आए। ठीक है, रीजनेबल है। आगे यानी कि सेकेंड हाफ जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, उसमें आपको अर्निंग्स का तड़का देखने को मिलेगा, और जो भारतीय बाजार को वैल्यूएशन असाइन किए जाते हैं थोड़े से प्रीमियम पर, शायद उस वैल्यूएशंस को भी फिर वो नतीजे जो आए वो जस्टिफाई कर देंगे, ऐसी उम्मीद हमारे एक्सपर्ट्स करके चल रहे हैं। लेकिन एक बार जरा समझ लेते हैं कि जो निफ्टी के जो 50 जो नतीजे आए हैं वो कैसे रहे। हम आंकड़ों में नहीं जाएंगे, हम मोटा मोटी आपको बता देंगे कि कहां पर नतीजे अच्छे आए हैं, कहां पर सरप्राइज आए हैं, कहां पर थोड़ी निराशा हासिल हुई है। हमारी सहयोगी आशीषा अध्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए किस तरह की पिक्चर बनी है अर्निंग से क्वार्टर 2 के?
बिल्कुल। तो दूसरी तिमाही के नतीजों की बात करें तो कोई मेजर नेगेटिव्स नहीं दिखे इस तिमाही में, और एग्रीगेट बेसिस पर सबसे पहले निफ्टी 50 के कंपनियों का किस तरह का परफॉर्मेंस था उस पर नज़र डालते हैं। और ईटी नाउ रिसर्च ने ये डेटा क्यूरेट किया है, जहां पर निफ्टी 50 के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो एग्रीगेट बेसिस पर 8% का रेवेन्यू ग्रोथ सालाना आधार पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिडा में 5% का ग्रोथ, और पैट की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 5.5% का ग्रोथ दिखा है। इसी के साथ बैंकिंग और बीएफएसआई सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, करीब 7% का नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ, पीपीओपी और पैट ग्रोथ भी करीब 3 से 5% का सालाना आधार पर निकल कर आया। कंजम्पशन में करीब 19% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा। और कंजम्पशन सेक्टर की बात करें तो याद रखें जीएसटी 2.0 के चलते थोड़े से डिसरप्शंस दिखे सेकंड क्वार्टर में, लेकिन फिर भी सभी मैनेजमेंट्स का मानना है कि कंजम्पशन बूस्ट दिखेगा जीएसटी कट के चलते ग्रेजुअली, और सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में ये इंच अप होता हुआ नजर आएगा। तो आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है कंजम्पशन सेक्टर को लेकर। इसके अलावा बात करेंगे आईटी सेक्टर में, यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ही म्यूटेड थे, तो लार्ज कैप कंपनियों के एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो नतीजे काफ़ी अच्छे नज़र आए। बॉटम लाइन पर थोड़ा सा प्रेशर दिखा, लेकिन फिर भी करेंसी टेलविंड्स के चलते मार्जिन एक्सपेंशन भी निकल कर आया। आईटी सेक्टर में टियर 2 कंपनीज का परफॉर्मेंस टियर 1 से काफ़ी अच्छा था। बैंकिंग और बीएफएसआई पर भी जो एमएफआई का प्रेशर था वो अब ईज होता हुआ नजर आया। एसेट क्वालिटी इंप्रूव होने की उम्मीद लगाई जा रही है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में, वो भी काफ़ी स्टेबल थी सेकंड क्वार्टर में। और कंजम्पशन सेक्टर में कई सारे स्टॉक्स और कई सारी कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया अपने एक्सपेक्टेशंस को। तो ऑल इन ऑल कोई मेजर नेगेटिव्स नहीं थे, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सभी मैनेजमेंट्स का यही मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर फर्स्ट हाफ से काफ़ी अच्छा रहेगा। और कंजम्पशन जैसे कुछ सेक्टर्स है और कई और सेक्टर्स जो सीजनल इम्पैक्ट देखते हैं, मेटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, उसके अर्निंग्स भी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया आशीषा, ये तमाम आंकड़े सामने रखने के लिए। तो आशीषा ने बता दिया कि कहां पर अनुमान से अच्छे नतीजे आए हैं। उसमें आपको आईटी के कई सारे नाम दिखेंगे, रिलायंस, आईसीसी बैंक, जो कि बाजार के दिग्गज वेटेज के लिहाज से भी आपको उनमें ये नाम शामिल होते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल जो पिक्चर रही है वो मतलब जैसी उम्मीद थी उससे तो बेहतर निश्चित तौर पर बनती हुई दिखाई दी है। ट्रेंट हो गया, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, ये भी जो नतीजे आए हैं अनुमान से अच्छे आए हैं। 50 में से करीब करीब 20 जो नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेटर साइड पर आए हैं। कुछ ये मिक्स्ड नतीजे आपकी स्क्रीन पर इटर्नल, टाइटन, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ, इनके नतीजे आए हैं थोड़े से मिले जुले। लेकिन इन नतीजों के बाद हमारे एक्सपर्ट्स को क्या पसंद आ रहा है, इनकी अब चर्चा करेंगे। और इस पूरे अर्निंग सीजन में से जो हमारे एक्सपर्ट्स की जो चर्निंग चली है, उस चर्निंग के बाद कौन से कोहिनूर निकल रहे हैं नतीजों के समंदर में से, उनकी भी हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उसके पहले जरा आपको बता देते हैं कि कुछ जो की सेक्टर्स हैं उनके नंबर्स किस तरह से रहे हैं। बैंक और एनबीएफसी की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनआई में 4% की ग्रोथ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमने देखा कि 7% की ग्रोथ रही है। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा दिखाई दिया है 5% का। हालांकि सिक्वेंशियली यानी कि पिछले तिमाही से अगर तुलना करें Q1 से तो कोई ज्यादा खास अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। एफएमसीजी में डिसेंट नंबर्स आए हैं। आय में ग्रोथ हालांकि अच्छी रही है, पिछले साल से अगर आप तुलना करें तो करीब 20% के आसपास की आय बढ़ी है। मुनाफे में हालांकि उतनी ग्रोथ नहीं रही है, ये एक कंसर्न रहा है। और इसके चलते हमने देखा है कि एफएमसीजी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो आपको ईयर टू डेट नेगेटिव टेरिटरी में आपको दिखाई देगा, अभी भी करीब 2% नीचे आपको दिखाई देगा। आईटी के जो नतीजे हैं वो ठीक ठाक आए हैं। आय के फ्रंट पर हमने देखा कि करीब करीब 5% आय बढ़ी है, लेकिन यह है कि प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट डिप किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 11% के आसपास की हमने इसमें कमी देखी है। ये 3 मोटा मोटी सेक्टर जिस पर हमने थोड़ी विशेष एनालिसिस की है। लेकिन अब करते हैं चर्चा की शुरुआत और एक्सपर्ट से जानते हैं कि बाजार में उनको क्या पसंद है। सोलंकी जी, आपसे जानेंगे आपका पहला शेयर जो आपने नतीजों के बाद इस पर स्टडी की है, बताइए क्या रेकमेंड करेंगे और टारगेट्स क्या होंगे।
जी बिल्कुल। जी सबसे पहला जो शेयर हमारा है वो डिफेंस स्पेस से है, और ये जो सेक्टर है हमें काफी अच्छा प्रॉमिसिंग लगता है काफी टाइम से, और आगे आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर प्लस ये काफी अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता है। इसमें जो सबसे अच्छा शेयर हमें लगता है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और अगर आप कंपनी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लान्स की देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2600 करोड़ का कंपनी R&D एंड केपेक्स कर रही है ये साल, जो कि तेलंगाना में इन्होंने एक सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी वहाँ पे QR सैम के लिए और प्लस अदर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए वहाँ पे फैसिलिटी लगा रही है। और ऑर्डर बुक भी देखें तो काफी शानदार ऑर्डर बुक है। ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, और कुछ इन्हें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स भी मिले। तो जिस आपका जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अपने कंट्री के अराउंड और ग्लोबली चल रहा है, वहाँ पे डेफिनेटली ऑर्डर्स के अंदर काफी स्पेंड्स बढ़ेंगे डिफेंस के अंदर। और अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो ये क्वार्टर में कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाया है, जो कि 30% का है, और H2 के अंदर सिमिलर मार्जिन्स रहने वाले हैं। और जो ओवरऑल फुल ईयर बेसिस पे कंपनी ने 26% का मार्जिन गाइडेंस मेंटेन करने का किया है। तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो 500 रुपीज का है। ठीक है, 500 रुपये का टारगेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और ऑर्डर बुक काफ़ी इनकी हेल्दी है। और अगर हम Q2 की बात करें तो वहाँ पर भी हम देखा कि हेल्दी ऑर्डर्स निकल के आए हैं कंपनी के लिए। एक साल के जो टारगेट होंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो होंगे 500 रुपये के। और हमने देखा कि ये शेयर एक करेक्शन दिखाए थे, लेकिन करेक्शन को अच्छे से बाइंग किया गया और फिलहाल 425 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो एक डिसेंट टारगेट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। मयूरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जो दो की सेक्टर हैं जो ज़्यादा वेटेज कमांड करते हैं निफ्टी में, IT हो गया और बैंकिंग फाइनेंशियल हो गया। आप जरा इन दोनों पर राय दीजिए कि IT और बैंकिंग फाइनेंशियल के नतीजे आपको कैसे लगे, इनसे किस तरह की तस्वीर बन रही है, और आपके अगर पसंदीदा शेयर इनमें से कोई हैं नतीजों के बाद तो आप जरा बताइए टारगेट के साथ सर। अभिषेक जी, आई थिंक फॉर बैंकिंग एज अ होल, आई थिंक जो इंटरेस्ट रेट कट्स हुए हैं और जो डिपॉजिट रेट कट्स होते हैं वो लैग के साथ होते हैं, और इसलिए आई थिंक जो एक निम्स की मॉडरेशन हमने देखी है वो कम होते जा रही है एज वी सी Q2 नंबर्स। Q3 में जैसे रेट्स नॉर्मलाइज होंगे, कहीं ना कहीं जो निम्स और स्प्रेड्स में कॉम्प्रेशन देखा गया था that should start bottoming out. At the same time जो कासा डिटोरेशन हमने देखा है वो लार्जली बिहाइंड है बैंक अर्निंग्स के, और इसलिए आई थिंक जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ रही है हैज बीन रिलेटिवली बेटर फॉर मोस्ट बैंक्स। NBFCs का भी शो सेकंड हाफ में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ब्याज दरें कम होती जाती है, बेटर रेटेड NBFCs की बोरोइंग कॉस्ट्स बिकॉज दे बोरो लार्ज पार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम इटसेल्फ वो कम होती है, क्योंकि इनकी कैपिटल एडिक्वेसी और क्रेडिट रेटिंग बेहतर रहती है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज आर रिलेटिवली बेटर ऑन द हायर साइड। निम्स और स्प्रेड जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक प्ले आउट इफेक्टिवली फॉर NBFCs इज वेल, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक बैंक्स selectively PSU banks in general have really done well, and select large NBFC should continue doing well. इसमें आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स हमारे हिसाब से बेहतरीन आए थे। कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप देखते हैं कि ये सारी जो पहलू मैं आपको बता रहा हूँ, आई थिंक दैट शुड प्रॉब्ली प्ले इन फेवर ऑफ देम। द बिगेस्ट पार्ट दैट विल वर्क फॉर SBI की जितनी प्रोविजनिंग इन्होंने अपनी बैलेंस शीट पे की है, आई थिंक एडिक्वेटली कवर करता है SMA1 SMA2 बुक, और इसलिए आई थिंक जितनी रिस्ट्रक्चर्ड बुक SBI की आज की तारीख में बुक्स पे है, आई थिंक यहाँ से वर्सन ऑफ नहीं होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो स्टेट बैंक विद इन द लार्ज PSU बैंक्स एक हमारे वॉच लिस्ट पे है, वी कंटिन्यू होल्डिंग दैट इन आवर ग्लोबल पोर्टफोलियोज। जहां तक IT सेक्टर का सवाल रहा, मुझे लगता है आई थिंक लार्ज कैप IT मोर और लेस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। टैरिफ इंपोजिशन के बाद वेरियस सेक्टर स्पेसिफिकली बैंकिंग, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग पे क्या प्रभाव आता है स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में, ये देखना होगा। दूसरा आई थिंक Q3 Q4 टिपिकली आई थिंक काफी इवेंट्स के साथ जोड़े जाते हैं आउटसाइड Q2। Q3 में फर्लॉग्स होते हैं, क्रिसमस हॉलीडेज रहते हैं, वर्किंग डेज कम होते हैं, और Q4 में क्लाइंट डिस्क्रिशनरी बजट्स डिटरमाइन होती है। तो आई थिंक ये मैक्रो एलिमेंट्स के वजह से ग्लोबली क्लाइंट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कैसे प्ले आउट होगी अक्रॉस सेक्टर्स, ये देखना थोड़ा बनता है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक कोई प्राइसिंग के प्रेशर है, EBIT मार्जिन्स पे प्रेशर है बिकॉज ऑफ रेगुलेशन चेंजेस एक्सेट्रा, और अगर कहीं ऑर्डर्स डिले या लैग होती है तो उसका कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखना होगा।
Obviously, I think mid-cap IT has performed relatively better. Valuations are obviously expensive compared to large caps at this juncture. But जैसी commentaries रही है for whole host of mid-cap companies, एक consistency शायद draw out कर सकते हो कि earnings trend शायद बरकरार रह सकता है, बिट मार्जिन का परफॉर्मेंस शायद ठीक ठाक रह सकता है, और इसलिए आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी है Q3 Q4 की शायद रिलेटिवली बेहतर है। तो हमें लगता है आई थिंक मिड कैप आईटी का प्रदर्शन बेटर रहा है लार्ज कैप आईटी से। वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, बट मार्केट्स आर प्रॉब्ली गोइंग विद द फैक्ट कि जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी दिख रही है स्ट्रॉन्ग, वेयर देयर इज सम एलिमेंट ऑफ डाउट, ये सारे फैक्टर्स को लेके शायद मिड कैप आईटी कंपनीज का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर है लार्ज कैप के कंपेरिजन। ठीक है, मिड कैप आईटी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा लार्ज कैप के मुकाबले। अगर हम पीएसयू बैंकों की बात करें तो एसबीआई का नाम लिया मयूरेश जी ने, और हम तिमाही नतीजों की बात कर रहे हैं, और यहाँ से अगर हम एक तिमाही की बात कर लें, मान लीजिए कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, लगभग 20% ये शेयर चल गया है और 1000 रुपए के मुहाने पर जाकर खड़ा है। नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 976 रुपए का हाई बना दिया है एसबीआई ने। तो ये निश्चित तौर पर एक ऐसा स्टॉक है जो आगे भी आपके रडार पर होना जरूर चाहिए। कुछ और शेयर भी समझेंगे मयूरेश जी से, लेकिन जरा फटाफट जो हमारे पिक्स दिए हैं नरेंद्र सोलंकी जी ने, उनके पास एक लंबी फहरिस्त है, उनकी बातचीत पहले करेंगे हम लोग। सोलंकी जी, बीएल आपने दिया, नेक्स्ट स्टॉक आपके लिस्ट में जहां पर नतीजे दमदार आए और आपको लगता है कि स्टॉक आगे भी प्रदर्शन अच्छा करेगा, कहां पर भरोसा है आपका? जी, नेक्स्ट जो पिक है वो हमारे सेकंड फेवरेट सेक्टर से है, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर आता है, हॉस्पिटल्स सेगमेंट। और अगर आप ओवरऑल हॉस्पिटल स्टॉक देखें तो काफी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने दिखाया है ये साल, और काफी सारे कैपेसिटी एडिशंस हमने देखे हैं, कंपनीज ने प्लान किए हैं, और आगे आने वाले साल में ये सारे कैपेसिटी एडिशंस भी ऑनलाइन आएंगे धीरे धीरे, और ऑपरेशनली एफिशिएंसी भी कंपनी की इंक्रीज होगी। तो इसमें जो हमारा फेवरेट स्टॉक है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर, और कंपनी का जो प्लान है वो 400 to 500 हॉस्पिटल बेड्स FY26 में ऐड करने का है, जिसमें से 225 बेड एडिशन ऑलरेडी कंपनी ने कर दिया है, और कुछ एक्सपेंशन भी किए हैं कंपनी ने, छोटे छोटे एक्विजिशन करके इनऑर्गेनिक 70 बेड एक्सपेंशन कोलकाता में किया है, और मानेसर एंड बेंगलुरु में भी इस टाइप के एडिशंस किए हैं। तो कुल मिला के कंपनी का टारगेट 400-500 बेड एडिशंस का है, और जो ऑपरेशनली जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स है वो अबव मोर देन 70% रखने का गाइडेंस दिया है कंपनी ने, 70 to 75% का। तो आगे आने वाले टाइम में आप इस स्टॉक का परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव होता हुआ देखेंगे जैसे जैसे न्यू कैपेसिटीज ऑनलाइन आती है। फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो 1100 रुपए का है इसके ऊपर। ठीक है, 950 रुपए के आसपास के भाव हैं फोर्टिस हेल्थ केयर के, और ये 950 के भाव तब हुए हैं जब हमने पिछले महीने भर में तकरीबन 10% के आसपास की गिरावट देखी है। तो वैल्यूएशन भी थोड़े से आपके लिए आकर्षक हो गए, और 1100 रुपए ही इसका 52 वीक का हाई भी है, तो कम से कम ये शेयर वहां तक चला जाएगा, ऐसा भरोसा है सोलंकी जी को। फोर्टिस हेल्थ केयर, बीएल फोर्टिस हेल्थ केयर, ये दूसरा शेयर। कोई बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, इनमें से कोई शेयर आपके पास नहीं है सोलंकी जी? जी बिल्कुल है, हमारा एनबीएफसी में कंज्यूमर एनबीएफसी शेयर भी हमने इस लिस्ट में ऐड किया है, और शेयर का नाम है चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एयूएम का जो ग्रोथ है वो काफी हेल्दी ग्रोथ है, 21% का, और जो इनका ब्रॉडर जो पोर्टफोलियो है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर काफी अच्छा एक्सपोजर है, और जिस हिसाब से मॉनसून है और आगे आने वाले टाइम में जिस हिसाब से जो रूरल इकोनॉमी की जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और खास करके अगर आप देखें तो नेक्स्ट ईयर से जो पे कमीशन है वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी जो ओवरऑल स्पेंडिंग पावर है इंडियन इकोनॉमी में वो काफी स्ट्रांगली इंक्रीज होने वाली है। तो ये जो सेगमेंट है कंज्यूमर फाइनेंस का, ये हमें काफी अच्छा लगता है। और एनआईएम भी अगर आप देखेंगे तो जो क्रेडिट कॉस्ट और एनआईएम से वो भी काफी बेटर है कंपनीज के, इस कंपनी के, और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके बिल्कुल चल सकते हैं। इसमें हमारा जो फिलहाल टारगेट है वो 1923 रुपए का है। ठीक है, चोला इन्वेस्टमेंट 1923 रुपए का टारगेट, कंज्यूमर फाइनेंस से ये शेयर चुनी है सोलंकी जी ने। और अगर हम इसके शेयर भाव की बात करें तो इस वक्त जो इसका प्राइस है वो है 1700 रुपए के आसपास का, तो डिसेंट अपसाइड देख रहे हैं सोलंकी जी इस शेयर में, चोला इन्वेस्टमेंट में। ये कंज्यूमर फाइनेंस की बात होगी, लेकिन मयूरेश जी अगर हम पूरे कंजम्पशन बास्केट्स की बात करें
तो एक बड़ा ट्रिगर रहा Q2 में, वो रहा GST रेट रैशनलाइजेशन का। हालांकि एफएमसीजी पर कोई खास इंपैक्ट हमने देखा नहीं, शेयर चल रहे हैं, थक जल्दी रहे हैं, लेकिन अदर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाला जो खेमा रहा वहां पर हमने ग्रीन शूट जरूर देखे हैं। आप जरा बताइए कि नंबर्स आपको कैसे लगे अपार्ट फ्रॉम एफएमसीजी पूरे कंजम्पशन स्पेस में, और किसी को अगर बाइंग करनी हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप सजेस्ट क्या करेंगे? शेयर के नाम भी जरूर लीजिएगा सर आप। तो आई थिंक जो कंजम्पशन खेमा है अभिषेक जी, आई थिंक जनरली शुड डू वेल, क्योंकि जो ट्रिगर्स हम बार बार कह रहे हैं, आई थिंक दे शुड स्टार्ट प्लेइंग आउट मीनिंगफुली जैसे हम सेकंड हाफ को अप्रोच करते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही है कि एफएमसीजी कंपनीज को कि जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है यहाँ से दे विल प्रॉब्ली टेक अ गुड अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर, और इसलिए आई थिंक वॉल्यूम्स में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। एट द सेम टाइम इनपुट कॉस्ट्स हैव बिकम फार मोर मॉडरेटेड पिछले कई हफ्तों और महीनों से, और इसलिए आई थिंक एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट और रिलेटिव बेसिस दोनों पे बेहतर होना चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक जैसे वॉल्यूम बढ़ते हैं और मार्जिन्स में एक स्थिरता आती है, तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा बैलेंस शीट्स पे, ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे दिखेगा, और कैश प्रॉफिट्स शुड हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ। तो हमें लगता है आई थिंक मैरिको हुआ या आईटीसी हुआ, जहाँ पे आई थिंक सिगरेट्स, एग्री बिजनेस, अदर एफएमसीजी बिजनेस का खेमा है, आई थिंक दैट शुड प्रॉब्ली हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स एंड ट्रिगर्स गोइंग फॉरवर्ड। आउटसाइड एफएमसीजी मुझे लगता है आई थिंक जो डोमेस्टिक अपैरल मेकर्स है यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड देखा जाएगा, एंड इसलिए हमें आई थिंक स्टॉक्स लाइक V2 रिटेल जिसके बेहतरीन नंबर आए थे मेरे हिसाब से, आई थिंक ये जो टेलविंड मिलेगी विद द बिहार इलेक्शन, आई थिंक दैट प्रॉब्ली एड्स सम एलिमेंट ऑफ फेदर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ। या विशाल मेगा मार्ट हुआ जिसके पूरे हिंदी हार्टलैंड में एक बहुत बढ़िया स्टोर एक्सपेंशन है, द एवरेज सेलिंग प्राइस इज वेरी रीजनेबल, और जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ते हैं आई थिंक दैट प्रॉब्ली गेट्स रिफ्लेक्टेड in terms of better volume numbers on this front. Last but not the least, I think when it comes to discretionary spending, मुझे लगता है hotels is also a very, very good space. Obviously, I think ITC hotels is something that we continue holding in our model portfolios. But हमें लगता है I think hotels as a space generally with strong quarters coming in, Q3 is supposed to be one of the strongest quarter hotel industry के लिए। अनऑर्गेनाइज मार्केट यहाँ पे भी काफी सिग्निफिकेंट है, F&B रेवेन्यूज के होटल के लिए आई थिंक एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है ओवरऑल मार्जिन्स पे, और ये भी एक एसेट लाइट मॉडल फॉलो कर रहे हैं जैसे हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, वेयर दे आर प्रॉब्ली साइनिंग अप विद पार्टनर्स, जिसकी वजह से आई थिंक डेट लेवल्स बढ़ गई, बट इनकम और यूटिलाइजेशन लेवल्स में एक सिग्निफिकेंट एक्रीशन देखा जाता है। तो मुझे लगता है आई थिंक आउटसाइड एफएमसीजी ये एक चुनिंदा सेक्टर्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंप्रूवमेंट की वजह से अच्छे नंबर्स, अच्छे वॉल्यूम्स का एक तड़का दिखना चाहिए जो रिफ्लेक्ट होंगे बेहतर नंबर्स में गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, आगे के लिए थोड़ी उम्मीदें हम करके चल सकते हैं, देखते हैं नंबर्स में कितने रिफ्लेक्ट होते हैं कंजम्पशन कंपनीज के लिए। और ये मतलब खेमा बहुत बड़ा है, इसमें आप होटल से लेके अपैरल से लेके फुटवेयर से लेके ऑटो लेकर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। QSR वाली कंपनीज है उसी में आप जोड़ लीजिए, तो आप ना थोड़ा सा अलग अलग करके बाइफरकेट करके आपको रणनीति बनानी पड़ती है। सोलंकी जी, एक शेयर आपने बताया हॉस्पिटल स्पेस का, एक शेयर आपने बताया डिफेंस वाला, और एक शेयर रहा आपका बैंकिंग फाइनेंशियल वाला। जरा बताइए सर बाकी आपके शेयर्स आप एक साथ बता दीजिए कि और कौन कौन से सेगमेंट में आपको भरोसा है, और कौन कौन से शेयर आपने सेलेक्ट किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जी, हमारा जो अगला शेयर है वो एग्रोकेमिकल्स स्पेस से है। कंपनी का नाम है UPL लिमिटेड, और अगर आप Q2 के नतीजे देखें तो काफी शानदार नतीजे आए थे। कंपनी ने नॉट ओनली 10% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई, बल्कि जो कंपनी के मार्जिन्स थे वो भी काफी अच्छे आए, और इनका जो एबिटा का आउटलुक है मैनेजमेंट ने वो भी रिवाइज किया है स्ट्रांगली, जो कि 12 to 16% रिवाइज किया है कंपनी ने, जो कि पहले था 10 to 14%। और अगर आप ओवरऑल इंटरनल्स देखेंगे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस लगभग सारे ही सेगमेंट से कंपनी ने दिखाई है, और बैलेंस शीट भी अगर आप देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ रही है। कंपनी की जो बैलेंस शीट के इश्यूज में वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे सुधार की तरफ जा रहे हैं, और जो इन्वेंट्री का जो ओवरहैंग था लास्ट कुछ क्वार्टर्स में हमें देखने को मिला कंपनी के इस कंपनी में, वो भी हमें अब जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे आने वाले नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स काफी अच्छे जाने वाले हैं कंपनी के लिए, और फिलहाल जो हमारा इसमें टारगेट है वो 820 रुपए का है। सोलंकी जी, बाकी UPL के अलावा और कौन से शेयर हैं? जी, UPL के अलावा हमारा मेटल्स स्पेस से स्मॉल
स्मॉल कैप शेयर है वो है इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज। और अगर आप इसमें बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो काफी एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन है कंपनी कर रही है, और ऑलमोस्ट 50,000 टन का कैपेसिटी अलॉन्ग विद इन्होंने न्यू 115 एकड़ लैंड पार्सल भी अपनी कैप्टिव माइन के पास लिया है। तो नॉट ओनली फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बट बैकवर्ड भी कंपनी काफी अच्छे से इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स ऐड कर रही है। तो आने वाले जो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स है कंपनी के लिए काफी अच्छी ग्रोथ लेके आने वाले हैं, और इसको भी आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारा फिलहाल जो टारगेट है वो 1620 रुपए का है। ठीक है, इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज ये भी सोलंकी जी के रडार पर हैं। तो कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग स्टॉक जहां पर उन्होंने अपनी स्टडी की है नतीजों के बाद, वो आपके सामने रखी, और उसमें हम एक बार फटाफट आपके सामने रख देते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फोर्टिस हेल्थ केयर, चोला इन्वेस्टमेंट, यूपीएल, इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज और विशाल मेगा मार्ट, ये 6 शेयर हैं उनकी रडार पर। और बाकी मयूरेश जी ने भी अपने एक्सपर्ट कमेंट दिए कुछ ऐसे सेक्टर्स पर जो आपके लिए काफ़ी अहम रखते हैं। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। सोलंकी जी और मयूरेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और विस्तार से नतीजों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। लेकिन 18 स्वदेश के साथ आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। नमस्कार।